ठीक है, तो सबसे पहले बेंजोइक एसिड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें मैं ये बता दूं कि एसिड्स में मोस्टली जितने भी एसिड्स होते हैं, जैसे लाइक एसिड फॉस है और म्यूरेटिक एसिड है, एसिटिक एसिड्स है, ये सैलिसिलिक एसिड्स है, जितने भी एसिड्स हैं ये सब मोस्टली चिली होते हैं। बेंजोइक एसिड है, ये भी चिली है। कुछ ही एसिड्स ऐसे होते हैं जो हॉट होते हैं, जैसे लाइक पिक्रिक एसिड हॉट होता है, फ्लोरिक एसिड हॉट होता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि एसिड्स जब भी हम स्टडी करते हैं तो हर एसिड का एक सीट ऑफ एक्शन होता है, क्योंकि जब भी कोई भी मेडिसिन पढ़ते हैं तो हर मेडिसिन का एक सीट ऑफ एक्शन होता है कि इसका किस ऑर्गन पे या किस पर्टिकुलर डिजीज पर इसका एक्शन है। तो ऐसे ही एसिड्स में अगर हम पढ़ेंगे, वैसे तो इन जनरल कॉमन जो एसिड्स में है कि जनरल वीकनेस है, कॉमन कुछ डिस्चार्जेस होते हैं। बट एसिड्स में अगर हम देखें कि एसिटिक एसिड का एक्शन गैस्ट्रिक म्यूकोसा और ये म्यूकस मेम्ब्रेन और जीआईटी पर है। म्यूरेटिक एसिड्स का एक्शन जो होता है वो ये भी जीआईटी म्यूकोसा पर होता है। फास्फोरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड में इमोशनल पार्ट ज्यादा हर्ट होता है, तो उसकी वजह से फिर फिजिकल कंप्लेन उसकी स्टार्ट होती है, तो इमोशनल सेंसिटिव होते हैं, तो ब्रेन पर उसका ये इमोशंस पर सीट ऑफ एक्शंस होते हैं। जस्ट लाइक लैक्टिक एसिड है, उसका सीट ऑफ एक्शन जॉइंट्स और किडनी पर है। बेंजिक एसिड है, इसका सीट ऑफ एक्शन जॉइंट्स और किडनी पर होता है। तो फ्लोरिक एसिड है तो उसका स्किन पर, जॉइंट्स पर, कनेक्टिव टिश्यूज। तो इसी तरीके से हर एसिड के पर्टिकुलर सीट ऑफ एक्शंस हैं, तो उसी हिसाब से हम उस मेडिसिन को स्टडी करते हैं। जैसे नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रिक एसिड का सीट ऑफ एक्शन जॉइंट्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन पर, जहां आउटलेट होते हैं इसके म्यूकस मेम्ब्रेन के, जस्ट लाइक एनस है, माउथ है, लिप्स है, नोज है, तो वहां पर क्रैक्स और ब्लीडिंग, ये सब इस तरीके का स्किन फॉर्म हो जाता है, तो ये इसके सीट ऑफ एक्शन है। तो जैसे नाइट्रिक एसिड में फिशर, हेमराइड्स, इस तरीके की कंप्लेंट्स ज्यादा दिखाई देती हैं। तो उसी हिसाब से हम मेडिसिन को जब स्टडी करते हैं तो वो मेडिसिन फिर क्लियरली समझ में आती है कि इसका किस तरीके से हमको यूज करना चाहिए। तो जैसे आज हम बेंजोइक एसिड पढ़ेंगे, तो बेंजिक एसिड का जो सीट ऑफ एक्शन है, इसका किडनी और जॉइंट्स पर इफेक्शन होता है। किडनी पर इसका इफेक्शन होता है, तो ड्यू टू विच देयर इज द डिपोजिशन ऑफ द यूरिक एसिड टेंडेंसी, तो हम इसको यूरिक एसिड डायथिसिस में रखते हैं। और इसी की वजह से फिर धीरे धीरे जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं, और जॉइंट्स अफेक्ट होने की वजह से इसमें रूमेटिज्म एंड गाउटी कंप्लेंट्स दिखाई देती है। ठीक है, इट अफेक्ट्स ऑल जॉइंट्स, स्पेशली राइट नी, क्रैकिंग इन जॉइंट, स्वेलिंग, नोट्स एंड। तो मोस्टली कंप्लेन जब भी आती है, पेशेंट किडनी से रिलेटेड कंप्लेन लेके आता है या फिर यूरिन से रिलेटेड कंप्लेन लेके आएगा, और अकम्पनिंग विद दैट देयर इज द जॉइंट्स की कंप्लेन लेके आएगा। तो जॉइंट्स में जैसे कि गाउट स्पेसिफिकली हमको पेशेंट्स दिखाई देते हैं, तो जब जनरली गाउट के पेशेंट्स आते हैं कि स्वेलिंग दिखाई दे रही है, नोट्स दिखाई दे रहे हैं जॉइंट्स पर, और मोस्टली जो है नी पर इसके जो है नोड्यूल्स, ये नोड्यूल्स जो दिखाई देते हैं हमको, डिपोजिशंस इसके गाउट वाले, तो इस तरीके के केसेस होते हैं। तो इसमें हमारा जो मेन बेंजिक एसिड है, इसका ये मेन कॉन्कमिटेंट सिम्टम होता है डार्क स्कैंटी यूरिन, ऑफेंसिव और हाईली कलर्ड। ये इसका मेनली जो इसका सिम्टम है, ये वाला ऑफेंसिव यूरिन वाला है, जो इसको हम कह सकते हैं कि ये कंफर्मेटरी सिम्टम भी है। जब हम कोई भी केस करते हैं, पेशेंट का कोई भी केस लेते हैं, तो उसके बाद उसका एक कंफर्मेटरी सिम्टम भी होता है कि उसको जब अगर वो कंफर्म करता है पेशेंट, या फिर केस में ही कंफर्म कर दिया, तो फिर फाइनली हम उस मेडिसिन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से बेंजिक एसिड, अगर किसी भी केस में हमको बेंजिक एसिड दिखाई देगा, या फिर कोई भी हम रूब्रिक में हमें बेंजिक एसिड है, और अगर हमें बेंजिक एसिड कंफर्म करना है कि ये पेशेंट बेंजिक एसिड का है, तो उसके लिए ऑफेंसिव यूरिन होना बहुत जरूरी है। तो कभी केस टेकिंग के समय अगर हमको नहीं मिला, तो हम पेशेंट से डायरेक्टली फिर पूछते हैं कि क्या पेशाब में बदबू तो नहीं ज्यादा आती है, या फिर उसके जो अटेंडेंट्स होते हैं वो कभी कभी नोटिस करते हैं, तो वो बताते हैं कि ये इनको जो है यूरिन में काफी ज्यादा स्मेल आता है, इवन वॉशरूम जब जाते हैं तो उनके बाद वॉशरूम काफी महकता है। या कमरा जो है, जैसे बच्चा है, बच्चा एन्यूरिसिस के केसेस में बच्चों में कई बार कंप्लेन दिखाई देता है कि ये जरा सा भी सुसु कर देता है बिस्तर पर, और इतना ज्यादा बदबू मारने लगता है कमरे में फिर हम रह नहीं सकते हैं। तो बेंजिक एसिड का एक कंफर्मेटरी सिम्टम है ऑफेंसिव यूरिन और डार्क यूरिन। ठीक है, तो इसके जितने भी कंप्लेन होंगे, बेंजिक एसिड उतना ज्यादा डिपेक्टिंग मेडिसिन नहीं है, बट एक्यूट्स में और पर्टिकुलर डिजीज कंडीशंस में हम बेंजिक एसिड्स को बहुत यूज करते हैं। तो इन सब केसेस में इसको काफी यूज किया जाता है।
तो और जॉइंट्स में गाउटी कंप्लेन में इसके जो कॉमन सिम्टम्स हैं, इट अफेक्ट्स जॉइंट स्पेशली राइट नी थोड़ा इसका काफी होता है, बट ऐसा नहीं है राइट नी है, लेफ्ट भी हो सकता है। क्रैकिंग जॉइंट, स्वेलिंग नोड्स, एग्रावेशन, मोशन से कॉमन सिम्टम। लेफ्ट नी अगर स्पेसिफिक है गाउट का तो फिर हम लेडम फॉल सबसे पहले सोचेंगे कि लेडम में, क्योंकि मोस्टली जो लेडम का इंडिकेशन होता है वो लार्ज जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। तो टो से स्टार्ट होता है और फिर स्वेलिंग उसका अपवर्ड मूव करता है, पेन भी उसके असेंडिंग साइड में होता है। तो अब बेंजिक एसिड में नेक्स्ट हमारा आता है कि इसकी डिजीज कंडीशंस क्या होती है, जहां पर हमें दिखाई देता है कि इसको बेंजिक एसिड को यूज करना चाहिए। तो बेंजिक एसिड जनरली इसमें हेडेक है, क्विंसी और टॉन्सिलाइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, ड्रॉक्सिकल कंडीशन है, रीनल कैल्कुलाई है, एनलार्ज प्रोस्टेट है, और एन्यूरिसिस और डायरिया के केसेस। तो ये सारे डिजीज कंडीशंस हैं, इसमें हम यूज करते हैं, बट अकॉर्डिंग विद दैट यहाँ पर हमारा ये ऑफेंसिवनेस ऑफ यूरिन ये होना जरूरी है। अगर ऑफेंसिव यूरिन हम हटा देंगे तो फिर इन जनरल ये सारे सिम्टम्स फिर इस बेंजोइक एसिड्स के नहीं हो सकते, फिर और किसी मेडिसिन हो सकते हैं। बट अगर बेंजोइक एसिड हमको कंफर्म करना है तो ऑफेंसिव यूरिन होना जरूरी है। तो कई बार पेशेंट्स कंप्लेन लेके आते हैं, हेडेक का भी, सर दर्द लेके आते हैं, कि अकम्पनी विद दैट यूटीआई के भी केसेस होते हैं। पेशेंट आता है कि मुझको यूरिन अच्छे से नहीं हो रहा है और यूरिन पास करते समय काफी ज्यादा बदबू आ रही है और यूरिन पूरा खुल के नहीं हो रहा है, तो और उसके साथ मुझको सर में दर्द हो रहा है। तो जब पेशेंट एक कॉम्बिनेशन दिखाई देता है कि सर दर्द है बट उसके साथ में ऑफेंसिवनेस ऑफ द यूरिन है, तो ऑफेंसिव यूरिन, और हाँ एक चीज और क्लियर करें कि ऑफेंसिव यूरिन में एसिड में बेंजिक एसिड है और एक नाइट्रिक एसिड है। ये दो मेन एसिड्स हैं जो ऑफेंसिव यूरिन में काफी ज्यादा हाईलाइटेड हैं और इनके ये मेन कंफर्मेटरी सिम्टम्स है। बट नाइट्रिक एसिड क्या है कि उसके सीट ऑफ एक्शन हमारे एक तो एक आउटलेट ऑफ द बॉडी में है, तो जहां पर स्किन और म्यूकस ज्वाइन करता है, फिर प्लस वो एक डीप एक्टिंग एंटीसिम्प्लेटिक एंटीसोरिक साइकोटिक की जो हम बात करते हैं तो एक डीप एक्टिंग रेमेडी है, तो उसके अदर जनरल्स होने जरूरी है। बट बेंजिक एसिड्स के कुछ जनरल्स हैं, बट अगर जनरल्स नहीं भी हैं, ऑफेंसिव यूरिन इसका एक कंफर्मेटरी सिम्टम है, ये होना जरूरी है। तो इसलिए हम इसको डिजीज कंडीशंस में पर्टिकुलरली इस सिम्टम्स पर यूज करते हैं, और नाइट्रिक एसिड्स में मोस्टली हम जनरल सिम्टम्स पर ज्यादा यूज करते हैं अकम्पनी विद दैट ऑफेंसिव यूरिन। तो पेशेंट्स ये कॉम्बिनेशन के साथ में दिखाई देता है कि यूटीआई का कंप्लेन लेके आए या किडनी के कुछ कंप्लेन, किडनी के भी कुछ केसेस होते हैं जैसे कि एआरएफ के केसेस होते हैं, बट ऑफेंसिव यूरिन है, म्यूकस है, ठीक है, डार्क यूरिन आ रहा है, उसके साथ में पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझको सर दर्द काफी हो रहा है। तो फिर हम वहां पे देखते हैं कि किडनी का पेशेंट है, ऑफेंसिव यूरिन के साथ में हेडेक है, तो फिर और इसका जो हेडेक होता है मोस्टली बेस ऑफ द हेड और ऑक्सीपिटल रीजन में ज्यादा होता है। नेक्स्ट है क्विंसी और टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स के भी केसेस इस तरीके से कि पेशेंट इसमें आगे भी हम देखेंगे कि मेटास्टेसिस का भी कंडीशन होता है कि पेशेंट जॉइंट्स और गाउट का पेशेंट था, हिस्ट्री ऑफ गाउट और जॉइंट्स की लेके आता है, तो सडनली एक्सपोजर ऑफ कोल्ड हुआ कि ठंड लगा या ठंडा पानी पिया, तो उसको सडनली थ्रोट पेन और टॉन्सिल्स इन्फ्लेम दिखाई देने लगे उसमें, तो उसको पेनफुल कंडीशन हुई और उसके जो जॉइंट्स पेन थे वो सबसाइड कर गए कुछ समय के लिए। तो पेशेंट बताता है बात करते करते कि डॉक्टर साहब मुझे वैसे जोड़ों में दर्द ज्यादा रहता है, लेकिन आजकल अभी कुछ ठंडा पी लिया है और इसकी वजह से मेरे गले में थोड़ा दर्द हो रहा है और टॉन्सिल्स बढ़ गए हैं। तो फिर हमको उसको रिकॉल करना होता है कि अच्छा यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ गाउट है, हिस्ट्री ऑफ जॉइंट्स कंप्लेन है और यहाँ पे टॉन्सिल्स भी है। फिर ऐसी बात करते करते जब हम पूछते हैं, केस की तरफ जाते हैं, तो फिर पेशाब में पता चलता है कि पेशाब में भी पेशेंट बदबू बता रहा है, तो ऑफेंसिव यूरिन जब बता रहा है तो फिर ये एक हमको फिर से कॉम्बिनेशन दिखाई देगा कि यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ जॉइंट्स है, गाउट कंप्लेन है, बट यहाँ पर इसको टॉन्सिल्स भी अफेक्ट हुए, उसके साथ में ऑफेंसिव यूरिन, तब हम ऑफेंसिव यूरिन इन जनरल, वैसे तो टॉन्सिलाइटिस में बहुत सारी मेडिसिन है, बेराइटाकार है, लाइको है, मर्क है, एमआईएफ है, एमआईआर है, तो फिर हम उस हिसाब से मेडिसिन दूसरी सोचेंगे, बट बेंजिक एसिड क्यों देंगे, ड्यू टू विद कंपनी विद दैट देयर इज द ऑफेंसिव यूरिन। ठीक है, फिर इसी तरीके से इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग जीआईटी की तरफ जाता है। टॉक्सिकल कंडीशंस, पेशेंट्स कभी स्वेलिंग लेके आते हैं कि पैर में काफी स्वेलिंग हो रही है, जोड़ों में दर्द ज्यादा हो रहा है, पेशाब करते समय दिक्कत हो रही है, ऑफेंसिव यूरिन है। रीनल कैल्कुलाई का भी एक बेंजिक एसिड काफी अच्छी मेडिसिन है, इसको हम कई बार यूज करते हैं और एक्यूट अटैक में, क्योंकि कैल्कुलाई के केसेस क्या होते हैं कि दो कंडीशंस में आते हैं हमारे पास। एक तो एक एक्यूट ऑनसेट जब होता है, एक्यूट अटैक होता है, सीवियर पेन होगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, या फिर उसके साथ में उसको यूरिन पास करते समय पेन होगा। तो ये एक्यूट जब अटैक होता है तो कई बार पेशेंट तो जाके इंजेक्शन लगवाते हैं, उसके बाद भी रिलीफ नहीं मिलता है। ठीक है, तो उस समय पर हमको फिर उसके कुछ पर्टिकुलर्स पर ही मेडिसिन चूज करना होता है।
तो जो बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड का एक्यूट अटैक में भी ऑफेंसिव यूरिन विद सीवियर किडनी पेन के साथ में दिखाई दे सकता है, या कभी कभी क्या होता है कि पेन उसका काफी हद तक इंजेक्शन वगैरह लगवा के पेशेंट उसको सबसाइड कर देता है, लेकिन यूरिन में ऑफेंसिवनेस फिर भी बताता है। तो जब 5-6 दिन बाद आता है तो पेशेंट बताता है कि किडनी रीजन में पेन होता रहता है, और उसको यूरिन पास करते समय पूरी तरीके से यूरिन नहीं होता और स्मेल काफी ज्यादा आती है, और कभी कभी म्यूकस भी यूरिन में दिखाई देता है या ब्लड दिखाई देता है। तो लेकिन इसके लिए ऑफेंसिव यूरिन हमारे लिए बेंजोइक एसिड के, तो रीनल कैल्कुलाई में भी अगर ऑफेंसिव यूरिन है तब हम बेंजोइक एसिड पे जाएंगे, अदरवाइज फिर हम बेंजोइक एसिड रीनल कैल्कुलाई में नहीं होगा। तो इस तरीके के केसेस भी कई बार कैल्कुलाई में मिलते हैं। और उसका स्टोन भी, एक केस मुझको याद आ रहा है कि एक पेशेंट था और वो भी क्या था कि होम्योपैथी मेडिसिन, और ये भी है कि कैल्कुलाई के केसेस में कई बार तो बर्बरिस वल्गैरिस का टिंचर को पी के आते हैं, कुछ कॉमन दवाइयां खा के भी आते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका स्टोन नहीं रिमूव होता, तब फिर कई बार आते हैं। तो एक पेशेंट था ऐसे ही 20-25 दिन बाद आया, और उसने जब पूरी हिस्ट्री बताई तो उसका यूरिन में, जब उसने बोला कि यूरिन में स्मेल काफी ज्यादा आती है और पेन होता रहता है, लेकिन पेन और कोई ज्यादा, पेन के साथ में और कोई सिम्टम्स नहीं बताया, तब उस बेसिस पे उसको बेंजोइक एसिड दिया और हफ्ते भर में ही उसका स्टोन जो है बाहर निकल गया था। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके के केसेस होते हैं जो हमको यहाँ पर देखने होते हैं। प्रोस्टेट एनलार्ज है तो कभी कभी एनलार्ज प्रोस्टेट के साथ में तो जो ये पेशेंट कंप्लेन लेके आते हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है और यूरिन कंप्लीटली नहीं हो रहा है, तो अकम्पनी विद दैट देयर इज ऑफेंसिव यूरिन, प्रोस्टेट एनलार्ज, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, तो बेंजिक एसिड। एन्यूरिसिस के केसेस में भी सेम थिंग है, मैंने बताया कि इसका जब कई बार पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि रात को बिस्तर पे सोते सोते यूरिन पास हो जाता है इसका, और इतना ज्यादा महकता है कि फिर हम उस कमरे में रह नहीं सकते, तो यूरिन इतना ज्यादा बैड स्मेल के साथ होता है। तो एन्यूरिसिस के केसेस में हम जब इसमें मेडिसिन सोचेंगे तो और भी मेडिसिन है, सीपिया है, कॉस्टिकम है, क्रियोजोट है। इसका रूब्रिक, अगर एन्यूरिसिस का हम जाएंगे तो उस पर रूब्रिक मिलेगा ब्लैडर में यूरिनेशन, इसमें इनवॉलंटरी नाइट स्लीप ड्यूरिंग। ठीक है, तो इसमें ये कुछ कॉमन मेडिसिन है, बट अगर बेंजोइक एसिड पे जाना है तो बदबू जब काफी ज्यादा बताए तब फिर एक बार बेंजोइक एसिड पे सोचें। डायरिया में, एक्यूट डायरिया में भी सेम बेंजोइक एसिड्स का काफी यूज होता है। एक्यूट डायरिया में जो इन्फेंट्स होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, उसमें मोस्टली क्योंकि पेरेंट्स जो मदर होती हैं वो एकदम स्टूल का कैरेक्टर को एकदम क्लियरली बताते हैं, तो जब हम डायरिया के केसेस देखते हैं तो डायरिया में हम पूछते हैं कि कैसा स्टूल हो रहा है, सफेद है, पीला है, पानी जैसा है, बदबू तो नहीं है उसमें। तो जो मदर होती है, स्पेशली माँ होती है, वो पूरा एक एक वर्ड अच्छे से बताती है कि इसको जो है, क्योंकि वो ऑल टाइम उसी के साथ लगी होती है, तो वो बोलती है कि इसको जो है एकदम सफेद झाग झाग जैसा पॉटी हो रहा है और जो है इसके साथ में पेशाब में बदबू आ रही है। तो ये जब कॉम्बिनेशन मिलता है कि व्हाइट सोप सट्स लाइक ऑफेंसिव, स्पेशली इन चिल्ड्रन, तो ऑफेंसिव यूरिन तो है ही है इसका कॉम्बिनेशन, बट सोप सट लाइक, तो झाग वाला जो साबुन के झाग जैसा स्टूल होता है और व्हाइटिस होता है, तो हम तुरंत व्हाइटिस स्टूल पे जो कुछ कॉमन मेडिसिन है, जैसे लाइक एथुजा है, एसिड फॉस है, कैलकेरिया कार्ब है, ठीक है, तो इन मेडिसिन को हम कंफर्म करते हैं। जैसे लाइक एथुजा में क्या है कि पेशेंट व्हाइटिस स्टूल तो बताया बच्चे का, बट उसमें उसके साथ क्या होगा कि बच्चा स्टूल करने के बाद काफी डल हो जाता है, उसको स्लीपीनेस वाले मोड में आता है, बच्चा एकदम सुस्त हो जाएगा स्टूल पास करने के बाद, फिर वो सो जाएगा तुरंत। फिर जब सो के उठेगा फिर वो चिल्लाएगा ड्यू टू दैट हंगर पेन, भूख लगी है, भूख लगी है, फिर दूध जैसे ही पिएगा, दूध पीने के बाद थोड़ी देर बाद फिर उसका स्टूल पास हो जाता है। तो क्योंकि एक्यूजा अगर हम पढ़ेंगे तो देयर इज एग्रावेशन फ्रॉम द मिल्क, दूध पीने से उसको वॉमिट होता है, कर्डल वॉमिटिंग, और ये डायरिया होता है, लेकिन उसके साथ उसका जो चेंज स्टेट है, डलनेस, कि जैसे डायरिया वॉमिट होता है उसके बाद काफी डल हो जाता है और बच्चा सो जाता है, फिर जैसे सो के उठता है फिर से हंगर पेन की वजह से चिल्लाता है। तो ये कैथूजा का ये साइकिल दिखाई देता है। एसिड फॉस में क्या है, पेनलेस डायरिया होता है, तो पेनलेस डायरिया में बच्चा है वो खेल रहा है, कूद रहा है, उसको कुछ नहीं पता चलता, उसकी माँ परेशान हो जाती है, तो वो बार बार फिर कंप्लेन करती है कितना इसको, ये दिन भर में 8-10 बार स्टूल कर दिया, लेकिन बच्चा उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो पेनलेस स्टूल होता है, बट बच्चा ऑलवेज हैप्पी और एंजॉय कर रहा है, अपना खेल रहा है, लेकिन दस्त उसको कई बार हो चुका है और एकदम पानी जैसा दस्त उसके साथ में सफेद सफेद लैट्रिन कर रहा है। तो फिर वहां पे एसिड फॉस हमको देखना होता है कि, क्योंकि इन जनरल एसिड फॉस में वीकनेस क्रोनिक केसेस के लिए है, ना कि एक्यूट डायरिया के लिए।
तो फिर वहां पे एसिड फॉस आता है। तो इस तरीके के हम मेडिसिन को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो बेंजोइक एसिड्स में भी बच्चा क्या है कि सोप सट झाग जैसा बताएगा और सफेद सफेद बताएगा। ऑफेंसिव यूरिन इसका कॉम्बिनेशन होगा, एक्यूजा में नहीं है, एसिड फॉस में नहीं है। और मेंटली थोड़ा इरिटेबिलिटी उसकी होती है, जस्ट लाइक है कि कैमोमिला का जैसा, डिजायर टू बी कैरिड, इसका भी एक ये सिम्टम है, डिजायर टू बी कैरिड इन द चिल्ड्रन द बेंजिक एसिड। तो ये वाला फेज उसी समय के लिए कि जब कोई भी एक्यूट उसको अटैक हुआ है या एक्यूट कोई भी पेन हुआ या एक्यूट डायरिया हुआ, उसके साथ में बच्चा काफी चिड़चिड़ाता। तो बेंजिक एसिड के लिए हमें कंफर्मेशन क्या करना, ऑफेंसिवनेस ऑफ द यूरिन, तो पेशाब की वजह से, यूटीआई की वजह से बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है या फिर डायरिया की वजह से रो रहा है। कैमोमिला में अगर डिजायर टू बी कैरिड होगा बट डायरिया उसका कैसा होगा, क्रीनेस होगा, जिसमें दिया हुआ ना स्पेनिश लाइक, चॉप्ड स्पेनिश लाइक। तो क्रीनेस अगर डायरिया है और इंटॉलरेंस टू मिल्क है, डेंटिसन ड्यूरिंग है, तो फिर हम कैमोमिला की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट इसका अगर हम थोड़ा बहुत जनरल्स, मेंटल्स, फिजिकल की तरफ जाते हैं, कभी कभी कुछ क्या होता है कि कुछ जनरल्स इसके मिल जाते हैं, तो उसी जनरल्स के साथ में इसका कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन ऑफेंसिव यूरिन फिर भी इसका नहीं जाता है, वो साथ में हमेशा रहेगा। तो यूजली जो क्वाड्रेंट की बात की थी कि मैंने बताया था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट हम लोग पहले पेशेंट जब आता है तो ऑब्जर्व करते हैं, मेंटल स्टेट्स को भी हम उसके देखते रहते हैं कि यूजली जो बेंजिक एसिड है वो थोड़ा सैड और एंग्जियस वाले पार्ट में ज्यादा रहता है। तो इसका जो मेंटल है थोड़ा सैडनेस है, ड्वेल्स ऑन अनप्लेजेंट है, क्रीप्स है, फ्राइटेंड इजली, एंग्जाइटी पर्सपिरेशन ड्यूरिंग, तो थोड़ा एंग्जियस है, डल है, सैड है। तो ये थोड़ा किसके जैसा है, नेट्राम्यूर के जैसा है कि इसका जो मेंटल होता है वो खाली बैठा है तो सोचता रहेगा या फिर किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करना, तो थोड़ा सा सैड डिप्रेसिंग मोड में ये रहता है और ज्यादा लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं, dwells on unpleasant things। लेकिन आगे इसके फिजिकल जनरल्स में अगर हम देखते हैं तो फिजिकली ये चिली होता है, थोड़ा कोल्ड से इसको प्रॉब्लम होता है, तो सेंसिटिव टू कोल्ड होता है, चिली है। डिजायर इसको सॉल्ट का है, एवर्जन फैट है, स्वेट प्रोफ्यूज बट नो रिलीफ। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें कि डिजायर सॉल्ट, अवर्जन फैट, मेंटली सैड, ड्वेल्स ऑन द अनप्लेजेंट थिंग्स, तो इन जनरल थोड़ा बहुत नेट्राम्यूर दिखाई दे रहा है कि भाई नेट्राम्यूर भी ड्वेल्स ऑन अनप्लेजेंट थिंग्स है, डिजायर सॉल्ट है, अवर्जन फैट है। लेकिन नेट्राम्यूर क्या यूजली हॉट होता है, नेट्राम्यूर में फिर हम सन्स हेडेक भी पूछ सकते हैं, फिर या फिर उसमें स्वेट प्रोफ्यूज है बट नो रिलीफ है, नेट्राम्यूर में स्वेट से रिलीफ मिलता है। तो इस तरीके से बट, और ये चिली नेट्राम्यूर हम इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि ये पेशेंट कंप्लेन सिम्टम्स दे रहा है कि डिजायर सॉल्ट, अवर्जन फैट, सैड है, अवर्जन कंपनी है, ड्वेल्स ऑन अनप्लेजेंट थिंग्स है, बैठा बैठा सोचता रहता है, बट पेशेंट चिली निकला और यूरिन उसका ऑफेंसिव है। तो चिली नेट्राम्यूर विद ऑफेंसिव यूरिन, कुछ काउट से कंप्लेन या फिर रीनल के कंप्लेन या फिर कुछ हेडेक के कंप्लेन, इस तरीके के कुछ कॉम्बिनेशंस के साथ अगर कंप्लेन दिखाता है तब फिर हम बेंजिक एसिड सोच सकते हैं। ठीक है, मोस्टली ये लेफ्ट साइडेड होता है बट मे बी ऑन द राइट साइडेड, तो ज्यादातर लेफ्ट साइडेड कंप्लेन होती है बट राइट साइड भी हो सकती है इसकी। फिर इसका एक पार्ट और है जो मेटास्टेसिस, माइग्रेटरी नेचर होता है। तो क्या होता है कि ये तो एक इसका एक जनरल पिक्चर है बेंजोइक एसिड का, लेकिन मेटास्टेसिस कैसे हमको दिखाई देता है, तो इसके लिए स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? यस सर, दिखाई दे रहा यस सर। तो मेटास्टेसिस में क्या है कि मेनली अभी एक प्रोसेस है इसकी, कैसे हमको बेंजोइक एसिड किस तरीके से दिखाई देगा। तो मेटास्टेसिस में जनरली हम जानते हैं कि कंप्लेनिंग गोइंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, कभी जॉइंट्स पर है तो जॉइंट से कभी हार्ट पे चला गया, हार्ट से कभी जीआईटी पे चला गया। तो लेकिन किस तरीके से जाता है ये थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि पेशेंट जब आता है तो वो बात करते करते सारी चीजें बता देता है, अगर हमने जरा सा भी मिस किया तो फिर हमको भी नहीं क्लियर होता है। पेशेंट क्या है, जस्ट लाइक है कि गाउट का पेशेंट है, जॉइंट पेन का कंप्लेन है, तो वो बोलेगा कि मुझको जोड़ों का दर्द अक्सर होता है, ये भी मेरा काफी पुराना दिक्कत है, लेकिन आज मैं आपके पास आया हूँ, मुझे जो है गले में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो वो ये बताता है कि यहाँ पे कि ठंडा लिया या ठंडा लगा, और उसके बाद में क्या हुआ जोड़ों के दर्द में, तो उसको उतना ज्यादा दर्द नहीं है, लेकिन वो पेन से किससे परेशान है, सोर थ्रोट से और टॉन्सिल से। ठीक है, या फिर स्टमक अपसेट हुआ है, वॉमिटिंग हो रहा है। तो यहाँ पे ये कोल्ड वाला पार्ट है इसका, यहाँ पे थ्रोट और स्टमक की तरफ गया और जॉइंट्स पेन को थोड़ी देर के लिए सबसाइड कर दिया, माइग्रेटिंग फ्रॉम द जॉइंट्स टुवर्ड्स द जीआईटी और टंग। फिर इसके साथ में बट पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा, इससे एंटी ऑफेंसिव और पंजेंट, बट यूरिन वाला जो पार्ट है वो ऑफेंसिवनेस के साथ है। तो हमको यहाँ पे दिखाई दिया कि पेशेंट का जो डायथेसिस है वो काउट की तरफ था, जॉइंट्स पेन की तरफ था,
बट वो ड्यू टू एक्सपोजर टू कोल्ड या किसी वजह से वो थोड़ी देर शांत हुआ और उसका कहाँ चला गया, थ्रोट की तरफ चला गया, थ्रोट वाला पार्ट सेंसिटिव था, वो अफेक्ट हुआ और उसके बाद में वो कंप्लेन लेके आया और ऑफेंसिव यूरिन वाला साथ में उसका कंप्लेन था। तब हमने यहाँ पे देखा कि एक बेंजोइक एसिड हो सकता है। सेम इसी तरीके से लीवर पे गया कि लीवर रीजन उसका पेनफुल है, काफी ज्यादा स्टिचिंग पेन और इस तरीके के पेन होते हैं। बट अगर हमें बेंजोइक एसिड होगा तो ऑफेंसिव यूरिन से भी हम कंफर्म कर लेंगे, बट हमको हिस्ट्री उसकी थोड़ी सी ध्यान में रखनी होगी कि पेशेंट कई बार बताता है कि मुझको गाउट का पेन या जॉइंट्स के कंप्लेन रहते हैं, बट आजकल मुझे ये साइड में पेन होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन होता है, और कभी कभी गैस्ट्रिक अपसेट है तो उसमें स्टूल हो रहा है बट काफी झाग बहुत आ रहे हैं और इस तरीके से, तो फिर हम वाइटिस स्टूल के साथ में एक बार ऑफेंसिव यूरिन के साथ कंसीडर कर सकते हैं। एक ये एस्थमा के साथ भी इसका ये ऐसे एक बार दिखाई दिया मुझको, तो फिर इसलिए मैंने इसको भी मेंशन किया। फिर जब मैंने बुक रीड किया था तो फिर डॉक्टर कैंट ने इसका मेंशन किया था, क्योंकि मैं तो जनरली बेंजोइक एसिड जो हमको दिखाई देता है वो क्लियर कट ऑफेंसिव यूरिन के साथ में जब हम केस रिपर्टराइज करते चले जाते हैं तो जब उसमें दिखाई देने लगता है या फिर कई बार पेशेंट्स की जो सिम्टम्स है उसमें दिखाई लगता है और ऑफेंसिव यूरिन अगर मिल गया हमको तो फिर हम मोस्टली बेंजोइक एसिड की तरफ चले जाते हैं, बस कंप्लेन उसकी एसोसिएटेड होनी चाहिए। तो एक बार पेशेंट ऐसे ही बता रहा था कि ये उसको जोड़ों का दर्द के साथ में उसका ये एस्थमा का कंप्लेन, तो पेशेंट यूजली एस्थमेटिक था लेकिन उसके साथ में क्या है कि उसके जोड़ों के दर्द की भी हिस्ट्री थी कि उसको जॉइंट्स भी काफी पेनफुल रहते हैं। लेकिन एस्थमा में उसका जो ये गले वाला था वो ये बता रहा था कि उसको गले में हमेशा कुछ ना कुछ फील होता रहता है और सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही थी, तो गले में कुछ फील होता रहता है। तो ऐसे ही अब मैंने और फिर उसके साथ उसने ये भी बोला कि जो है उसको पेशाब में काफी दिक्कत हो रही है, पेशाब में से भी बदबू बहुत आ रही है। तो फिर मैंने उसी बेसिस पे गया कि जॉइंट्स पेन है, ऑफेंसिव यूरिन है, एस्मा में भी देखा तो बेंजोइक एसिड। तो फिर मैंने सोचा कि फिलहाल हमारा जो पार्ट अफेक्टेड है ऑफेंसिवनेस ऑफ यूरिन है, मींस है कि किडनी अफेक्टेड है यहाँ पर और फिर जॉइंट्स भी अफेक्टेड है, तो फिर ये पार्ट जब थोड़ा सा केस कवर करेगा तो फिर हमारा हो सकता है कि एस्मा वाला भी उसका कवर करेगा। तो यहाँ उसी बेसिस पर मैंने बेंजोइक एसिड दिया, तो उसका जो डिस्निया हो रहा था उसमें उसको रिलीफ मिला। तो यहाँ और उसका फिर जब थ्रोट का मैंने देखा तो उसमें थ्रोट में लंप लाइक सेंसेशन लिया, बट पेशेंट उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि क्या हो रहा है। मैंने कई बार कोशिश किया है कि चुभन जलन कुछ फंसा फंसा, तो मैंने सोचा शायद हिपस अल्फाजेंटम नाइट्रिकम स्प्लिंटर लाइक पेन बर्निंग स्टिचिंग कुछ कुछ तो क्लियर हो, बट पेशेंट खुद नहीं बता पा रही थी। बट वो बोल रही थी कि गले में कुछ कुछ लगता है, कुछ यहाँ पे फंसा फंसा सा, मैंने म्यूकस कुछ निकलता है नहीं, म्यूकस नहीं निकलता। तो फिर बेंजोइक एसिड दिया उससे उसको काफी से ही यहाँ पर जब हार्ट में जाता है तो हार्ट में उसको डिस्निया पैल्पिटेशन पेन इन हार्ट, तो ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो हमको जब एक कॉम्बिनेशन दिखाई देता है कि पेन अफेक्टेड है और फिर पेशेंट हार्ट का कंप्लेंट तो फिर ये केस थोड़ा आगे की तरफ बढ़ और फिर आगे और मेडिसिन सोचने के लिए मिल जाता है। तो ये तो ओवरऑल बेंजोइक एसिड था, ठीक है। अब आगे पोटेंशियल डोजेस की बात करते हैं। मैं किया एक्सपीरियंस पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल पार्ट में डॉक्टर हैनीमैन ऑर्गन में मेंशन किया है, लेकिन अगर लो पोटेंसी नहीं है तो हाई में देंगे, लेकिन डोजेस फिर उसके बहुत ही मिनिमम डोज देंगे जिससे कि एग्रावेशन ना हो सके। इसलिए यहाँ पर डॉक्टर हैनीमैन ने 119 एफर्स में बोला है देयर इज नो सरोगेट ऑफ एनी मेडिसिन, किसी भी मेडिसिन का कोई सरोगेट नहीं है, क्योंकि हर मेडिसिन के अपने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं। तो जिसका भी जो पेशेंट सामने आया तो फिर हमको उसी पेशेंट को उस मेडिसिन को ही देना
ज्यादा जरूरी है। लेकिन कभी कभी वो मेडिसिन नहीं भी होता है तो फिर या तो फिर बहुत नियरर कोई मेडिसिन है उसको हम दे सकते हैं, या फिर उसको किसी तरीके से मंगा के अगर दे सकते हैं तो फिर ट्राई करना चाहिए। तो अब बात आता है यहाँ पर डोजेज और पोटेंसी में। डोजेज पोटेंसी में क्या होता है केसेस पे, कि केस कैसा है, एक्यूट केस है कि क्रोनिक केस है। तो अगर हम सबसे पहले एक्यूट की बात करते हैं तो एक्यूट में क्या है, डायरिया, वॉमिटिंग, सोर थ्रोट, हेडेक, कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ा इन जनरल है फीवर। तो फीवर, अगर हम फीवर के लिए कोई दवाई सोचेंगे तो फीवर के लिए दवा तो इन जनरल वैसे पैरोजेन और सेलिसिया या फिर कुछ ऐसे अननोन फीवर है जिसका कोई हमें कोई सिम्टम नहीं दिखाई दे रहा है, कोई पेशेंट और कोई कंप्लेन नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ फीवर लेके आया, तब फिर हमारे लिए थोड़ा सा ये कभी कभी हो सकता है कि हमें सल्फर एज ए इंटरकरेंट मेडिसिन पर उस समय पे देना पड़ता है कि थोड़ा बहुत उस पेशेंट का जो सिम्टम्स है उसको क्लियर कर सके, कि केवल फीवर आ रहा है बट कोई बॉडी एक नहीं है, कोई गले में दर्द नहीं है, पेट में दर्द नहीं है, डायरिया नहीं है, वॉमिटिंग नहीं है, तो अब मैं किस बेसिस पर मेडिसिन सेलेक्ट करूं। तो बेटर होता है कि उस कंडीशन पे हमको या तो पायरोजेन या फिर सल्फर एक बार दे देना चाहिए, तो फिर पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं वो थोड़ा सा क्लियर होने लगते हैं, तो हमें दूसरा मेडिसिन सोचने के लिए सिम्टम्स मिल जाते हैं। बट यूजली मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, हमें पेशेंट जब भी कंप्लेन लेके आता है तो कोई ना कोई कंप्लेन लेके आएगा कि डॉक्टर साहब मुझको बुखार हो रहा है। तो बुखार के साथ जब हम पूछते हैं कि और क्या हो रहा है तो वो बोलता है कि मुझको गले में दर्द हो रहा है। तो गले में दर्द हो रहा है तो मीन्स कि सोर थ्रोट है, तो सोर थ्रोट से रिलेटेड जब हम मेडिसिन कोई भी कंफर्म करते हैं, एपरसल्फ आया, बराइटाकार्ब आया, लाइकोपोडियम आया, मर्कसोल आया, तो जो भी इंडिकेटेड मेडिसिन हम उस मेडिसिन को जब देते हैं तो वो मेडिसिन उसके फीवर को ठीक करता है। तो हमें फीवर के लिए मेडिसिन डायरेक्टली फीवर के लिए नहीं देखना है कि भाई बेलाडोना उठा के दे दिया, कुछ ऐसा नहीं। उसकी कंप्लेन को फाइंड आउट करना है कि कंप्लेन क्या। अब पोटेंसी का क्या आता है कि अब कंप्लेन जो लेके आया उसके साथ उसकी कंप्लेन कैसी है, कितनी सीवियर है। गले में दर्द है तो बहुत सीवियर पेन हो रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, या फिर कोलिक एब्डोमिनल पेन है तो बहुत सीवियर पेन हो रहा है, नोजिया वॉमिटिंग कॉन्स्टेंटली होती चली जा रही है। तो जब सीवियरिटी उतनी ज्यादा है तो फिर हमारे रिपीटिशन भी उतनी जल्दी जल्दी होते हैं, क्योंकि पेशेंट अगर हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो पेशेंट फिर हॉस्पिटलाइज होगा और फिर हमारे लिए कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। तो बेटर है कि हमें फ्रिक्वेंटली रिपीटेड डोजेस पर फिर सीवियरिटी के अकॉर्डिंग जाना होता है। तो एक्यूट केसेस में क्या करते हैं, हम यूजली 30 to 200 पोटेंसी में चूज करते हैं और स्टार्ट करते हैं। रिपीटेड वाटर डोज इज मच बेटर, फ्रिक्वेंट रिपीटिशन ऑन द बेसिस ऑफ द सीवियरिटी। और एक्यूट में भी खासतौर से मैंने देखा है कि जब हम वाटर डोजेस पे जैसे कोई भी मेडिसिन को देते हैं तो कुछ ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि पहले जब 10-12 साल पहले पहले मैं नॉर्मली ग्लोब्यूल्स ही दे देता था, तो उसके जब फिर धीरे धीरे वाटर डोज वाला जब देना स्टार्ट किया तो फिर पता चला कि वाटर डोज काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो 30 पोटेंसी है या फिर, और ये जो वायरल फीवर होते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे वायरल फीवर्स होते हैं जिसमें नॉर्मल 30 पोटेंसी में पेशेंट को उतना रिलीफ नहीं मिलता है, तो हमको हाई में 200 में 3-4 बार रिपीट कराना पड़ता है उसको, उसी हिसाब से तब फिर वो डाउन होना स्टार्ट करता है। और ये एक चीज और हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि एक्यूट में जब भी अगर हमारा मेडिसिन सही है तो विद इन 2 और 3 आवर्स में पेशेंट्स को, या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम 5-6 आवर्स में इंप्रूवमेंट दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, कि पेशेंट अंदर से बेटर फील करने लगेगा या फिर उसके सिम्टम्स धीरे धीरे कम होने लगेंगे। तो वो जब इंप्रूवमेंट जब दिखाई देने लगता है इसका मतलब है कि ये मेडिसिन इसका अब इस केस को पूरा लगभग एक्यूट वाले को पार्ट को सॉल्व करेगा और हमें रिपीटिशन का फिर उतना जरूरत भी नहीं पड़ता। अगर हम मेडिसिन को उतना नहीं भी देंगे, वो धीरे धीरे करके दूसरे तीसरे दिन तक वो धीरे धीरे उस केस को पूरा खत्म कर देता है। और अगर लग रहा है तो फिर हम उसको 4 आवर्ली या फिर 5 आवर्ली उसको रिपीट करा सकते हैं, लेकिन फिर हाई डोजेस का जरूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंट रिपीटिशन सीवियरिटी के अकॉर्डिंग है। डायरिया हो रहा है, लूज मोशन है, बहुत बर्दाश्त नहीं हो रहा, हर 5-5 मिनट में जाना पड़ रहा है, तो फिर हम उसको फटाफट 10-10 मिनट में हम उसको बोलते हैं कि भाई रिपीट कर लेना। फिर उसके बाद 4-5 बार रिपीटिशन के बाद फिर आधे-आधे घंटे पे, फिर 1-1 घंटे पे ऐसे रिपीट करा के फिर जहां इंप्रूवमेंट दिखाने लगा फिर उसको 3-4 घंटे के टाइम पीरियड में, और तब तक वो ठीक भी हो जाता है फिर। तो एक्यूट केसेस में हम इसी तरीके से करते हैं। और एक्यूट में खासतौर से फीवर जब भी आता है तो एक हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन है या कोई भी बॉडी पार्ट अफेक्टेड है तो उसकी वजह से हमको फीवर दिखाई देता है। तो यूजली मोस्टली क्या करते हैं लोग कि सबसे पहले पैरासीटामोल या फीवर डाउन करने के लिए कोई दवा दे देते हैं। तो ऐसा जनरली हमको स्टार्टिंग में तुरंत नहीं करना चाहिए। अगर भी किसी के साथ बहुत ही ज्यादा
इमरजेंसी है, नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, तो उसको भी थोड़ा सा समझा देना चाहिए कि भाई हाँ ठीक है 100-200 तक का वेट कर लेना, जब तक ये मेडिसिन जो दिया उसको फ्रिक्वेंटली रिपीटेडली दो, जिससे कि वो केस थोड़ा सा उस डायरेक्शन में नहीं जा पाए। लेकिन टेम्परेचर को ये नहीं कि 100 आया तो तुरंत पैरासीटामोल दे दिया, या कुछ लोग तो 99 में ही देना स्टार्ट करते थे कि फीवर नहीं बढ़ना चाहिए, बट फीवर इज द अलार्मिंग इंडिकेशन, जो हमारे बॉडी का अलार्म इंडिकेशन होता है कि बॉडी के अंदर है, और हम उसको सबसाइड कर देंगे तो फिर हमको कुछ मिलेगा ही नहीं, फीवर कम हो जाएगा, फिर उससे क्या होगा कि जो सिम्टम्स आने वाले भी थे वो सिम्टम्स क्लियर नहीं होंगे, और फिर वो एकदम से सब गड़बड़ हो जाता है, मेडिसिन प्लस डिजीज सिम्टम्स, फिर उस केस को सॉल्व करने में फिर हमको दिक्कत आएगी, क्योंकि सिम्टम्स जो आने चाहिए थे वो कुछ दब गए, कुछ आ नहीं रहे, कुछ क्लियर नहीं है, तो इस तरीके से केसेस पूरे गड़बड़ हो जाते हैं। फिर ऐसे केसेस में 8-10 दिन या फिर डिपेंड करता है कैसा किस डायरेक्शन में क्या है, बट डायरेक्टली अगर हमारा मेडिसिन से हम उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं तो वो लगभग जल्दी ही ठीक हो जाता है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि फीवर में पेशेंट को समझाना चाहिए कि भाई फीवर डाउन करने के लिए कोई दवा मत देना, अगर 100-200 किया है तब भले ही एक बार दे देना, जिससे कि अपना मेडिसिन को ही रिपीटेड डोजेज में देना। क्रोनिक केसेस में क्या होता है कि जब अब हमारा अप्रोच क्या क्रोनिक में, या तो जनरल्स के बेसिस पे मेडिसिन सेलेक्ट कर रहे हैं, या फिर पर्टिकुलर्स पे सेलेक्ट कर रहे हैं, या फिर कोई कॉम्बिनेशन के बेसिस पे, तो ये इसमें हमको ये देखना होता है कि हमारा जो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन है वो किस बेसिस पर है, जस्ट लाइक है कि डिजीज स्पेसिफिक या एडवांस पैथोलॉजी है, या कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीजेस है, या पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्गन पर ही हम मेडिसिन दे रहे हैं। जस्ट लाइक है कि पेशेंट हेमोराइड का पाइल्स का केस लेके आया है, क्रोनिक हेमोराइड है, बट अभी पर क्या है कि वो ब्लीडिंग लेके आया, पेन लेके आया, तो क्या है कि एक्यूट मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट क्रोनिक कंप्लेंट, तो उस कंडीशन में उसको बहुत सीवियर पेन हो रहा है या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो हमको क्या करना होगा उस समय पर, अभी हमारा एक्यूट के अकॉर्डिंग हमको हेमामेलिस या जो भी है कॉलनसोनिया कोई भी मेडिसिन है, नाइट्रिक एसिड एस प्लस, तो उसको सिलेक्ट करके फिर, क्योंकि हम उसको एज ए एक्यूट कंसीडर करेंगे और रिपीटेड डोजेस में हम उसको देंगे, ठीक है। लेकिन हमेशा क्रोनिक में ये चीज जरूर ध्यान देना चाहिए कि कुछ कभी क्रोनिक केसेस होते हैं तो उनमें डिस्चार्जेस कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमारे लिए सही डायरेक्शन की तरफ होते हैं, गुड साइन होते हैं, लेकिन पेशेंट के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए, पेशेंट के लिए नुकसान भी नहीं होना चाहिए। क्या जैसे अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो फिर किस लेवल पे ब्लीडिंग है ये हमको देखना चाहिए, ये नहीं कि पता लगे ब्लीडिंग हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है तो वही वेट करना है, ऐसा नहीं। तो फिर इसमें क्या होता है कि जब हम पर्टिकुलर्स पे कोई भी जॉइंट्स पेन लेके आया, अब हमने रस्टॉक्स चूज किया, तो रस्टॉक्स के हमने पर्टिकुलर्स पे चूज किया, तो बेटर है कि अब वहां पर हम लो पोटेंसी पे ही देंगे उसको। लो पोटेंसी में हमने बीडी दे दिया, उसको वाटर डोज दे दिया, या फिर उसको टीडीएस दे दिया, लेकिन एक हफ्ते बाद उसका जब फॉलोअप देखा कि पेशेंट अगर इंप्रूवमेंट की तरफ है तो फिर हम आगे कुछ समय वेट करके फिर उसके और जनरल सिम्टम्स देख के आगे बढ़ सकते हैं, या फिर अगर उतने में ठीक हो गया तो ठीक हो गया। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज है या डिजीज स्पेसिफिक एडवांस पैथोलॉजी पर्टिकुलर ऑर्गन्स पे या पर्टिकुलर डिजीज पे जब भी हम बात करेंगे तो हम लो पोटेंसी पे जाएंगे, 6 और 30 पे जाएंगे और वाटर डोज पे जाएंगे। तो वाटर डोज एक हफ्ते या 10 दिन दिया, उसके बाद में इंप्रूवमेंट दिखाई दिया तो फिर हम उसको स्टॉप करके फिर आगे वेट कर सकते हैं, फिर आगे फर्दर केस प्री केस टेकिंग पे फिर आगे हम मेडिसिन को चूज करते हैं। स्पेसिफिक ऑर्गन पे जस्ट लाइक लीवर से रिलेटेड कोई मेडिसिन देना है, या फिर स्प्लीन से रिलेटेड, या फिर कोई टंग से रिलेटेड मींस पर्टिकुलर ऑर्गन, हार्ट से रिलेटेड मेडिसिन है, जस्ट लाइक कि एंजाइना का पेन लेके आया, अब जैसे लेट्रोडेक्टस एंजाइना का मेडिसिन है, तो भाई अब लेट्रोडेक्टस ही बस सिंपली पेशेंट एंजाइना पेन बता रहा है, ना कोई एंजाइटी है ना कुछ और सिम्टम नहीं दे रहा है, तो हमने कहा लेट्रोडेक्टस ही फ्लैश दे देते हैं, तो लेट्रोडेक्टस 30% में दे दिया हमने, तो क्योंकि उसके ना तो जनरल्स पे हमने चूज किया ना कुछ और कॉम्बिनेशन सिम्टम्स पे दिखाई दिया। लेकिन क्या होता है कि जब हम फंक्शनल, सोरिक और कॉन्स्टिट्यूशनल की जब हम बात करते हैं, या फिर इन जनरल मेंटल और फिजिकल जनरल्स के बेसिस पर एक डीप एक्टिंग रेमेडी हम चूज करते हैं, नेट्राम्यूर, फास्फोरस, दूधा, सल्फर, जितने भी पॉलीक्रेस डीप एक्टिंग रेमेडीज है, एंटीसेप्टिक, एंटीसाइकोटिक, हम जब एंटी मियास्मेटिक बात करते हैं उस चीज को, तो फंक्शनल लेवल पर क्या होता है कि हम जनरल्स के बेसिस पर सिलेक्ट करते हैं पर्टिकुलर्स। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिनके पर्टिकुलर्स उस मेडिसिन में हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं, या उतने ज्यादा मार्क नहीं है, लेकिन उसके जनरल्स काफी ज्यादा मार्क है, कि भाई मेंटली वो काफी एकदम डिप्रेसिंग मूड में है, नेट्राम्यूर टाइप का दिखाई दे रहा है, फिजिकल भी उस तरीके से दिखाई दे रहा है, बट पर्टिकुलर जो भी कंप्लेन लेके आया वो उतना उसके मार्क नहीं है, तो फिर हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम हाई पोटेंसी देते हैं, 1M और 10M में दे देते हैं, फिर सीधे वेट करते हैं। इफ कॉन्स्टिट्यूशन नॉट कन्फर्म, कभी कभी क्या होता है कि जब हम केस लेते हैं
तो जरूरी नहीं है कि एकदम क्लियर कट मेडिसिन आने लगे। कई बार क्या होता है, नियरर मेडिसिन से 4 मेडिसिन एक साथ दिखाई देती है, बट हम नहीं कभी कभी जज कर पाते कि किस मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए। तो ये बहुत कॉमनली इस तरीके से भी होता है, तो क्योंकि पेशेंट कभी उतना अच्छे से नहीं बता रहा है या पेशेंट के सिम्टम्स हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि या कभी वो इतनी दवाइयां खा के आया कि सारे सिम्टम्स उसके इधर उधर हो गए। तो बेटर ऐसे में है कि जो भी एक थोड़ा मेजॉरिटी ऑफ सिम्टम्स जिस मेडिसिन की तरफ जा रहा है, उसकी कंप्लेन से रिलेटेड है, उसका सीट ऑफ एक्शन उस मेडिसिन की तरफ है अगर, तो ऐसे केसेस में हमको क्या करना चाहिए कि लो और मीडियम पोटेंसी से स्टार्ट करना चाहिए, फिर धीरे धीरे करके हमें पोटेंसी आगे की तरफ बढ़ाना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि पेशेंट्स के जो सिम्टम्स हैं वो थोड़ा धीरे धीरे क्लियर होते चले जाते हैं, और फिर हमें आगे मेडिसिन सिलेक्ट करने में भी थोड़ा आसानी हो जाती है। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स पे फिर इसी तरीके से हम कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स पे अगर बात करते हैं कि ओनली पर्टिकुलर्स वेरी लो पोटेंसी पे जाते हैं, कि केवल पर्टिकुलर्स पे ही हमने मेडिसिन चूज की, कि जॉइंट्स पेन का था, आर्थराइटिस का पेशेंट था, एग्रावेशन फ्रॉम राइजिंग एंड सिटिंग, एम्बुलेशन फ्रॉम मोशन, एग्रावेशन फ्रॉम कोल्ड, एम्बुलेशन फ्रॉम हीट, तो हमने रेस्टॉक्स चूज किया, रेस्टॉक्स हमने लो पोटेंसी में दे दिया उसको, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स पे अगर दिया, जस्ट लाइक अभी बेंजोइक एसिड था, बेंजोइक एसिड में रीनल कैल्कुलाई का केस था, विद ऑफेंसिव यूरिन के साथ था, तो यहाँ पर भी हमने क्या था कि पर्टिकुलर्स ही थे, जनरल्स तो उतने थे नहीं, तो हमने उसको लो पोटेंसी में वाटर डोज दिया हफ्ते 10 दिन के लिए, फिर उसके बाद में उसको फिर वेट किया, फिर कुछ दिन बाद फिर आगे देख लिया अगर कुछ केसेस जैसा जा रहा है। तो जब हम पर्टिकुलर्स पे कोई भी मेडिसिन चूज करते हैं तो बेटर है कि हम लो पोटेंसी में जाना चाहिए, जिससे कि हम उसको केस को आगे कंटिन्यू कर सकें। पर्टिकुलर विद नॉट मच जनरल्स, जनरल्स हैं बट उतने ज्यादा क्लियर कट नहीं है, पेशेंट ने खाने में बता दिया नमकीन ज्यादा पसंद है, लेकिन कोई खास टी की डिजायर नहीं है, कोल्ड ड्रिंक डिजायर नहीं है, स्लीप उतना ज्यादा नहीं है, ड्रीम्स उतना कोई खास नहीं है, पेशेंट चिली है। अब चिली और सॉल्ट में अगर हम खाली मेडिसिन जज करना चाहें या मेंटल उतने ज्यादा क्लियर नहीं आ रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, तो बेटर है कि उस कंडीशन में हम ये करते हैं कि जो पेशेंट की पर्टिकुलर्स कंप्लेन है, उस पर्टिकुलर कंप्लेन में जो ग्रुप ऑफ मेडिसिन आ रहा है, फिर उसके जनरल्स देखते हैं कि अच्छा जैसे कि बेंजोइक एसिड आ रहा था, ये इसका गाउट का पेशेंट आ रहा है, तो गाउट पेशेंट में देखा कि मेडिसिन ये दिया हुआ पेशेंट डिजायर फॉर सॉल्ट के साथ दिखाई दे रहा है, तो डिजायर फॉर सॉल्ट बेंजोइक एसिड में है, तो उसी तरीके से, बट फैट का कभी उसने नहीं क्लियर किया लेकिन ऑफेंसिव यूरिन है, तो हम क्या करेंगे कि पर्टिकुलर विद नॉट मच जनरल्स, पर्टिकुलर है लेकिन जनरल्स उतने क्लियर नहीं है, उस मेडिसिन को हम एकदम डिफाइन नहीं कर पा रहे कि किस डायरेक्शन में, तब भी उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, लो पोटेंसी पर ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन ओनली जनरल्स विदाउट पर्टिकुलर, अगर जनरल्स पर ही खाली हम चूज कर रहे हैं, पर्टिकुलर्स उतने ज्यादा नहीं है, तो हाई पोटेंसी में जाएंगे। पर्टिकुलर्स विद जनरल्स मेंटल और फिजिकल और दोनों ही है, पर्टिकुलर भी कवर कर रहा है, जनरल्स मेंटल और फिजिकल भी है, कि गैस्ट्रिक कंप्लेन लेके आ रहा है पेशेंट, रीनल कैल्कुलाई है, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन है, हॉट है, डिजायर स्वीट है, डिजायर वॉमिटिंग है, पेन बिफोर यूरिनेशन है, तो लाइकोपोडियम हो सकता है, तो भाई पर्टिकुलर भी आ गया कि पेन बिफोर यूरिनेशन है, कैल्कुलाई है यहाँ पर, और डिस्टेंशन गैस फॉर्मेशन, हॉट पेशेंट, डिजायर फॉर स्वीट, तो इस तरीके से लाइको हो गया, तो फिर हम हाई पोटेंसी को दे सकते हैं। तो इस तरीके से सिम्टम्स के बेसिस पर हम पोटेंसी को जज कर सकते हैं, या फिर किसके हिसाब से कि डिजीज है, एडवांस पैथोलॉजी। कभी कभी क्या होता है कि इन बिटवीन क्रोनिक केस इफ एक्यूट कम्स देन बायोकेमिक 6 और 30, कभी क्या होता है कि हमारा कोई क्रोनिक केस चल रहा है, मेडिसिन चल रहा है, पेशेंट ठीक चल रहा है, लेकिन सडनली कोई एक्सपोजर हुआ, उसकी वजह से इसको एक्यूट कफ, कोल्ड या डायरिया, वोमिटिंग कुछ भी हुआ, तो पहले हमको देखना चाहिए कि पेशेंट उस चीज को टॉलरेट कर पा रहा है, अगर रिकवर कर सकती है बॉडी उसकी, तो हमें बेटर है कि पेशेंट को ऐसे ही थोड़ा सा बोलना चाहिए कि भाई वेट कर लो, शाम तक नहीं हो तो फिर जो भी इंडिकेटेड मेडिसिन लग रहा है उसको कि इसके बाद में ले लेना अगर आराम नहीं मिले तो। और उसमें भी क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि लो पोटेंसी होना चाहिए, वो भी बायोकेमिक से स्टार्ट करना, जैसे डायरिया हो रहा है तो नेट्रम सल्फ दे दिया, या फिर कफ वो कोराइजा है, डिस्चार्जेस है तो नेट्रम्यूट दे दिया, या ऐसे तो कालीमिम, इस तरीके से कुछ बायोकेमिक से हम उसको दे सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है बायोकेमिक उस पार्ट कवर कर लेता है, केस हमारा उतना इंटरप्ट नहीं होता है, फिर आगे हम कंटिन्यू रीकेस्टेकिंग देख के पेशेंट के इम्प्रूवमेंट के हिसाब से वेट करते हैं, अगर गड़बड़ हुआ तो फिर रीकेस्टेकिंग से फिर से हमें नेक्स्ट मेडिसिन के हिसाब से स्टार्ट करना चाहिए। तो ये ओवरऑल हमारा पोटेंशियल डोजेस की बात थी, इस तरीके से हम मेडिसिन को यहाँ पर चूज करके देते हैं। अब किसी को